बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज है जी सैटरडे, वीकेंड है। शहर का मौसम भी खुशगवार है, लेकिन इस खुशगवार मौसम के साथ अगेन जब आते हैं तो पता चलता है जी मसाइल भी बहुत ज़्यादा बारिश के साथ हो जाते हैं। मुसलसल बारिश 4 बजे से तकरीबन, मुझे तो पता है कि 4 बजे से स्टार्ट हुई, क्योंकि जब मैं उठी तो अच्छी खासी तेज़ बारिश थी 4 बजे के करीब। ये सिलसिला अभी तक जारी है। बारिश हल्की हल्की वक्फे से हो रही है। निकासी आब कुछ इंतजामात बेहतर हैं, कुछ जगहों पर पानी जहाँ पर बहुत डेप्थ में रोड्स हैं वहाँ पर है भी। ये साथ साथ तो काम चलता रहेगा। हम अपने रिपोर्टर्स से भी पूछेंगे कि उन्होंने आते हुए क्या एक्सपीरियंस किया। अलबत्ता जहाँ कहीं तरक्याती काम हो रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, वहाँ पर खासा जो है वो प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको थोड़ी सी एहतियात के साथ ड्राइविंग कीजिए। वक्त पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें आज, वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप मोहतात ड्राइविंग करेंगे तभी आप अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच सकते हैं। आशूब चश्म के हवाले से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मुतासिर लोग थोड़ा सा अपने आप को अलहदा रखें और सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और जो लोग अभी मुतासिर नहीं हुए वो ज़्यादा सफाई का ख्याल रखें। इसके साथ साथ जी कुछ बात करेंगे बिजली के जो नर्ख बढ़े हैं उस पर भी आवाम क्यों परेशान है। गैस आगे आने वाले दिनों में मुसलसल, आपको पता है अभी नहीं आ रही तो आगे भी यही पेशगोई की जा रही है। और जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, गैस भी महंगी हो रही है। और इसके अलावा एक और चीज़, पेट्रोल महंगा होने की भी बात गश्त है। ये फिर सब चीज़ें जो है ना पीछे रह जाती हैं। जब इतने सारे मसाइल हों तो आप मौसम खुशगवार के बारे में क्या सोच सकते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और राउद दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। खोकर साहब, मौसम के बारे में मुझे बताएं। खुशगवार मौसम को पहले, बाद में मसाइल पे आएंगे, खुशगवार मौसम को एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, मौसम बहुत अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया, बारिश हो गई है और ये फसलों के लिए भी बड़ा अच्छा हो गया और खास तौर पर किसानों को इसके लिए बड़ी बेहतरी होगी। लेकिन शहर में लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वो ट्रैफिक के हवाले से बेहतर होगी। बिल्कुल इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो ट्रैफिक के जो लोग हैं ना, गाड़ी चलाते वक्त एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का फासला रखें और अपनी गाड़ी को जहाँ पानी खड़ा हो उससे साइड पर करके गुजारे। और अंडरपास जो है वहां से गाड़ी जरा और मोटरसाइकिल जरा एहतियात से चलाएं, क्योंकि अंडरपास में बाद में बारिश की वजह से पानी आ जाता है तो वो मसला बन जाता है अंडरपास पर। तो ये इस वाले से, और ख़ास तौर पर बिजली की जो तारें हैं उनसे बचें, क्योंकि इस मौके पर अभी मैं टीवी पर अभी खबर चल रही थी कि एक जो नौजवान है वो अकबरी मंडी के पास ना करंट लगने से ना फौत हो गया बेचारा। पानी की बिजली की तार पानी में गिर गई और उसको करंट लगा और वो टीवी पर सिटी फट्टू पर मैंने खबर चलती देखी है। तो इस वाले से लोगों को बिजली की तारों से खास तौर पर जो है ना वो दूर रहें, और बच्चों को जो है ना वो बटनों को, बिजली के जो बटन है उनको हाथ न लगाने दें और घर में भी एहतियात करें। जी ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं चाह रही थी चलें थोड़ा सा खुशगवार आगाज़ कर लें। खोकर साहब ने तो बताया ही नहीं कि मौसम खुशगवार हो तो क्या करते हैं। राव साहब क्या करते हैं मौसम खुशगवार हो तो? देखिए, मौसम खुशगवार इस सेंस में बेहतर है कि चलें एटलीस्ट जो घर के एसी हैं वो बंद होंगे। ये सबसे बड़ा जो रिलीफ है वो ये है। और जो टाइम की बात की खोकर साहब ने, बिल्कुल ये टाइमली बारिश हुई है। इसके समरात जो हैं वो किसानों से ज़्यादा और कोई नहीं बता सकता। हम जो शहरी लोग हैं उनको तो बस कहीं पर वाटर पॉन्डिंग नज़र आती है तो हम उसकी निशानदेही करते हैं। लेकिन आज बहरहाल ये जो इंटेंसिटी है बारिश की वो इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, जिसकी वजह से जो वाटर पॉन्डिंग के मनाज़र हैं मैं थ्रू आउट प्रीवियस वीक वाली थी उसमें मैं सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व भी की और उसके मुकाबले में आज बिल्कुल स्मूथ है। ट्रैफिक की जो को आप लेट भी एग्जैक्टली ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल नॉर्मल थी और आराम से मैं। अच्छा, आज सैटरडे भी था तो सैटरडे को कंपैरेटिवली ट्रैफिक ये एलिमेंट भी हो सकता है, ट्रैफिक थोड़ी कम होती है सैटरडे को। लेकिन बाहर जो मौसम है वो खासा खुशगवार है और एक जो बदलती रुतों का जो मनाजर है वो देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जो लोग इस वक्त बागात में होंगे वो तो हसीन नज़ारों से यकीनन वो मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे, खुशबुएं। वैसे आज की जो बारिश हुई है, प्रीवियस जो बारिश थी उससे तो खैर नहीं, आज मेरे अपने घर का भी दरख्त जो है वो एक गिरा है और बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाल के आना पड़ा है। तो इस तरह के वाक़यात भी साथ में रिपोर्ट होते हैं। जिस तरह से खोकर साहब ने काफ़ी एहतियाती तदाबीर के हवाले से निशानदेही भी की है।
और बिल्कुल ख़ास तौर पर खम्भों के पास बच्चों को न जाने दें, और वही एहतियाती तदाबीर जो रूटीन में हम होती भी हैं और मौसम बरसात के हवाले से घरों में जितने बरकी हालात हैं उनको हाथ लगाते हैं। ये जो क्योंकि मुसलसल बारिश हो रही होती है ना, इसमें तारों में पानी चला जाता है, उसका ध्यान रखें। सेकेंडली आपने करना क्या है, रोड पे अगर कहीं सफर करें दरख्त वगैरह से थोड़ा सा साइड पे होकर गाड़ी चलाएं। अगर आपकी छत पे मुसलसल पानी खड़ा है तो उसको वहां जमा मत रहने दें, उसको जाके, क्योंकि अगर सारा दिन बारिश हो रही है तो कोशिश करें साथ साथ पानी निकालते रहें, वो नुकसानदेह होता है। क्योंकि डेंगू भी छतें गिरने के वाकयात, 72 घंटे अगर मुसलसल पानी एक जगह पे खड़ा रहेगा तो फिर लार्वा की जो प्रोडक्शन है वो शुरू होगी, और फिर नेक्स्ट 48 आवर्स में वो मच्छर बनेगा, जो कि ऑब्वियसली जिसके असरात हमने भुगते हैं 2011-12 से। उससे पहले भी था, लेकिन 11-12 में तो अपनी पीक पे गया, और फिर ये अब तो इस पे बाकायदा जो SOPs है वो बन चुके हुए हैं। और डेंगू की जो टीम्स हैं उनकी सर्वेलेंस के हवाले से ज़रूर निशानदेही करेंगे कि वो कम है, क्योंकि डेंगू के हवाले से जो टीम्स गली मोहल्लों में नज़र आती हैं वो मुझे नहीं इल्म के क्यों कम है, और इसको थोड़ा एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है। और इसको टीम्स को थोड़ा, वैसे तो DC साहिबा रूटीन में ये मीटिंग कमिश्नर साहब भी कर रहे हैं, DC साहिबा भी कर रही हैं, तो इसको थोड़ा मेरा ख्याल है कि इनको अब ये जाती बहार है, जाती बहार में थोड़ा एहतियात की ज़रूरत है। थोड़ा अगर जो डेंगू वर्कर्स हैं वो हल्की सी बस तवज्जो दे दे तो मेरा ख्याल है अब डेंगू का सीज़न 1 माह और है, जब ठंड शुरू होगी तो फिर तो डेंगू वैसे ख़त्म हो जाएगा। इस मौसम में आके बहुत ज़्यादा उस पर एहतियात की भी ज़रूरत है, तवज्जो की भी ज़रूरत है, और डे टू डे इस पर जो वर्किंग है उसकी भी ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक एलिमेंट है जिस पे अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी तवज्जो दे तो डेंगू के हवाले से भी लोगों को बचाया जा सकता है, क्योंकि डेंगू के ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो मिड अक्टूबर और मिड नवंबर तक रिपोर्ट होता है। उसके बाद तो इसके लिए आपको एहतियात की जरूरत है। राव साहब आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं मुसलसल खोखर साहब को ऑब्जर्व कर रही हूँ, परेशान है बिजली बढ़ने की वजह से। जी बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मौसम बड़ा खुशगवार हो गया तो सार्फिन के लिए एक बड़ी बुरी खबर है कि बिजली महंगी हो गई है। मैं मुसलसल जी बिल्कुल, मैं वही खबर पढ़ रहा था। 3 रुपए से लेकर 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट जो है ना बिजली की कीमत में इजाफा हो गया। पिछले हफ्ते जो था हमने प्रोग्राम किया था, मैं सैटरडे को आया था, तो उसमें भी देखा था कि आपको बिजली महंगी हुई थी, उसमें भी खबर दी थी। और मैं बुरेवाला में मेरा गाँव है, तो मेरा कज़न है, उसके ट्यूबवेल का जो बिल है 6 लाख रुपए एक कज़न का बिल है, दूसरे कज़न का ट्यूबवेल का बिल 4,17,000 रुपए बिल है। फसल आई नहीं है और बिल ट्यूबवेल का इतना आ गया, किसान ट्यूबवेल का बिल कहाँ से दें, और उनके पास पैसे नहीं है, वो परेशान थे। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मैं भी परेशान बैठा था कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया, अब एक आम बंदा कहाँ जाए। अब किसान जो है ना उसके लिए फसल भी नहीं है, और 6-6 लाख 4-4 लाख ट्यूबवेल का बिल आ गया, वो कहाँ से बिजली का बिल दे। ये एक बड़ा मसला है, और हुकूमत को चाहिए कि जो खास तौर पर जो किसान है उनको ट्यूबवेल पर जो है ना सब्सिडी सभी को दें। इंडिया में ट्यूबवेल कंज्यूमर जो है उनको 400 यूनिट तक आप दें। और नॉर्मल जो आपका निगरान वजीर आजम की बातें डिफरेंट है, जो निगरान, ये कोई मसला ही नहीं है, उनके लिए कोई मसला नहीं है, उनका अपना, उनके लिए वाकई मसला नहीं है, क्योंकि उनको तो कोई इशू नहीं है इस सारे। लेकिन जो हैरानकुन बात है ना खोखर साहब, 1 लाख यूनिट्स जो है ना वो लेस्को के सार्फिन पे जो चोरी हो रहे हैं वो सारे डिवाइड होने जा रहे हैं, जिससे ओवर बिलिंग होगी। ओवर बिलिंग होने से और ज़्यादा जो बिलों में इजाफा होगा। अब ये बिजली महंगी 3 रुपये 28 पैसे करने से 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ, ये तो नेपरा ने और ये फेडरल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उसके तहत ये बिजली महंगी हुई से सहमाही एडजस्टमेंट, कभी हफ्तावार एडजस्टमेंट, कभी फ्यूल सरचार्ज, कभी महाना, कभी विद होल्डिंग टैक्स, और ये किन चक्रों में कौम को डाला हुआ है सिवाय पैसे बनाने के। अगर अच्छा चले, अगर साहब कह रहे हैं मौसम तब्दील भी हो जाएगा तो बिजली के नर्ख ना तो कम होने हैं, वो जो नर्ख कम नहीं हो सकते ना, बढ़ सकते वो जो बुनियादी टैरिफ है, वही जो कभी 12-15 रुपए हुआ करता था वही जाके 50 के करीब चला गया। तो बाकी टैक्सेस अगर आप इंक्लूड करेंगे तो वो 70-75 पे यूनिट बन जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि अगर किसी ने 200 यूनिट इस्तेमाल किया है तो वो तो आएगा उस ज़िमरे में जिसको 14-15 रुपए फी यूनिट कास्ट करेगा। लेकिन अगर उसके 201 यूनिट हो गए ना तो उसको उसी में चला जाएगा, अगली स्लैब में चला जाएगा, जो कि डबल रेट होगा। तो ये जो इम्तियाजी सलूक है इसको बंद करें। 400 यूनिट तक, 300 से 400 यूनिट्स तक जो इस्तेमाल करने वालों की तादाद इस मुल्क में 70% से ज़ायद है।
तो उनके लिए कम से कम आप कोई रिलीफ कोई इस तरह का जरूर बनाएं कि वो आसानी से दे सकें। अब खोखर साहब ने, आपको याद है कि खोखर साहब तो कहते थे बिजली चोरी करें, और ये खोखर साहब कोई शौक से नहीं कह रहे थे। खोखर साहब तो इसी वजह से कह रहे थे कि अगर मर्सिडीज गाड़ियां और बड़े बड़े बंगलों को जिनकी तनख्वाहें अब 60-60 लाख जिनकी अगर तनख्वाहें, अगर उनको फ्री बिजली मिल सकती है तो फिर एक आम आदमी को भी रिलीफ मिलना चाहिए, आम आदमी को भी मिलना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव था। और अब लॉरिये हो जाए तैयार, जो 1 लाख यूनिट्स का ओवर बिलिंग होने जा रही है, जो चोरी होते हैं। हाँ, चोरी करते हैं चंद लोग, 5%, 10% या 15%, भुगतेंगे 85%। ये है ओवर बिलिंग। और अब की बार जो बिल्स आएंगे वो तो मुझे लग रहा है कि अभी से पसीने आना शुरू हो गए कि इतने ज्यादा। मेरे ख्याल से अब पता है ना कि आगे मौसम तब्दील हो जाना है तो सारी कसर अभी निकाल। एग्जैक्टली। अब देखिए ये 6 माही एडजस्टमेंट का कोई तुक बनता है, यानी 3 माह की एडजस्टमेंट अब आप कर रहे हैं। ये किस चक्कर में भाई? आप जितना इनको तो वैसे ही कि आपने एसी कम चलाने हैं, आपने अपना बजट मेंटेन करके चलना है, ये अजाब आपके ऊपर डलना ही डलना। अच्छा 2-3 हफ्ते हो गए वैसे भी एसी जो है वो कम चल रहे हैं। हाँ। बहुत कम चल रहे हैं, यानी बहुत जरूरत के मुताबिक चलाए जा रहे हैं। कम ज्यादा लोग रात को ही अब ऑब्वियसली बहुत कम हो गया इस्तेमाल, मतलब हम तो वैसे भी नहीं कर रहे। तो ये जो सूरत हाल है इसका जो आगे नताइज आएंगे बिल्स की शक्ल में, तो उस पर फिर सारे मुल्क से लोग जो है वो बाहर निकलेंगे, फिर बिल जलाएंगे। अभी जो प्रीवियस बिल थे उनकी अभी इंस्टॉलमेंट करके आपने उनको एडजस्ट किया है, लेकिन जब ये बिल आ जाएंगे ये उससे भी ज़्यादा आएंगे, तो फिर लोग किधर जाएंगे? तो ऐसे में जो हुक्काम बाला हैं, जो मुक्तदर हल्के हैं, उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है ये मुल्क के साथ। ये आखिर हर जो सज़ा है क्या वो अवाम को ही देनी है, आम आदमी को सज़ा देनी है? क्या इस सज़ा से कि जो जिन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस बनाए हैं, क्या उनको भी ये सज़ा देनी है? या जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलरेडी 50-50 एकड़ पर घर हैं सरकारी, उनके बंगले, खोखर साहब मैंने खबर को वाइंड अप करना है, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैं चाहता हूँ, जैसा कि राव साहब ने कहा है कि जो सब्सिडी जो है ना बिजली पर वो जरूरी है, खास तौर पर जो है ना 400 यूनिट तक और जो ट्यूबवेल कंज्यूमर है उनको लाजमी तौर पर सब्सिडी दी जाए और इंडस्ट्री को भी सब्सिडी दी जाए। इस वाले से गवर्नमेंट जो है ना अपने पेट पर जो है ना वो पत्थर बांधे और आवाम को रिलीफ दे। गवर्नमेंट अपने पेट पे पत्थर बांध, गवर्नमेंट 159 अरब रुपए हर, जब भी तीसरे चौथे दिन ये खबर आती है 100 अरब 120 अरब का आवाम पे बोझ पड़ रहा है। पता नहीं इतना पैसा, ये क्या इनका ऑब्जेक्टिव है? क्या लोगों को इस काबिल करने जा रहे हैं कि लोग बिल्कुल सकत ही खत्म हो जाए? लोग रही सही कसर आप ये निकाल रहे हैं कि आप वो जो ओवर बिलिंग करके आवाम पे ये जो सरकारी बंगले हैं ये बंद करें, इनको दें सबको 1-1 कनाल का घर, इनको दें 1-1 गाड़ी 1000 सीसी या 1200 सीसी गाड़ियां दें इनको। ये मर्सिडीज में घूमते हैं जो फैसला साज है, इनको शर्म आती नहीं है? फैसला साज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, फैसला साज की जो गाड़ी का टैंक है वो 50,000 में फिल हो और अगले दिन खत्म हो जाता है। इनकी बेगमत गाड़ियां लेके निकले और सजा भुगते हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? ये इम्तियाजी सलूक तो बंद करें ना, ये तो कर सकते हैं ना, और कुछ नहीं कर सकते, शर्म नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं। कम से कम अपने घर से शुरू कर लें, कम से कम जो आपके लल्ले तल्ले वो तो खत्म करें, वो तो खत्म कर सकते हैं ना। 20-20 एकड़ के घर डीपीओ के, डीसीज के, क्यों? इनको दें कनाल का घर, ये रहे कनाल। इनको क्या होता है कि आसमान से उतरे हुए ये क्या खलाई मखलूक हैं? और इसी तरह से हर इदारे में आप देखें कि जहां पर भी 17 स्केल से ऊपर के जो स्केल्स के ऑफिसर्स हैं, उनके पास अगर उनको लाए ना फ्लैट सिस्टम में, वो भी 3 मरले के फ्लैट में रहे। लेस्को चीफ को ये बड़े-बड़े फैसले मुसीबत ये है, उनको अपनी 32,000 रुपए तनख्वाह कर दी है, 32,000 रुपए आपने तनख्वाह की है, मिल तो वो भी नहीं रही, और उसने पेट्रोल भी खुद खरीदना है, घर का किराया भी खुद देना है, एक सारे एक्सपेंडिचर 32 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, 32 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला सारा कुछ फ्री ले रहा है यहाँ पे। ये कितना बड़ा इम्तियाजी सलूक है, ये खुदा का नाम है, ये खत्म करें सबसे पहले आप। यानी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी आप इंजॉय करें, आपके बच्चों के लिए स्कूलिंग भी बेहतरीन हो, आपके असासे भी बनते जा रहे हो सिविल सर्वेंट्स के, और जो आम आदमी है जो बेचारा मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल अपना पेट पालता है बच्चों का, जिसने दिन में 1000-1200 कमाना है और उसी से शाम को आधा किलो
उसने चावल लेके जाने हैं, पाइया चीनी लेके जानी है, किलो आटा लेके जाना है, आधा किलो घी लेके जाना है, उस पे सारा कुछ आप सारा अजाब उसी पे क्यों डाल रहे हैं आप? और फिर बिल 3-3 मरले के लोगों को घर, खोखर साहब एग्जांपल्स दिया करते हैं कि जो नायब कासद हैं उनके घरों के बिल जो है वो 50-50 हजार रुपए आए। खुदा का, इतनी तनख्वाह नहीं है लोगों की, चाहते क्या हैं आप? अब ये जी अवाम ने महंगाई के खिलाफ आवाज, ये किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ पे ना सिर्फ दो कौमें हैं, एक जुल्म करने वाली और एक जुल्म सहने वाली। हाँ, खुदा का नाम है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये जो एक कौम की बात करते हैं, 4 कौमों की बात करते हैं, वो भी नहीं है। इन लोगों को यहाँ पे जुल्म करने वाले हैं और जुल्म सहने वाले। वही मैं कह रही हूँ ना, जुल्म करने वाले जितना मर्जी जुल्म करते रहे, वो बुरे के रसी दराज है और इसका जवाब आपको आगे चल के देना ही है। कुछ सोच रहे हैं कि ये सिर्फ दुनिया 4 दिन की है, आगे वाली जिंदगी में आप लोग ये याशियां नहीं भुगत सकते अगर यहाँ याशिया करेंगे। ब्रेक की तरफ चले जाते हैं, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बिजली के बाद गैस की सूरत हाल की हमने बात करनी है, उसकी तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। बिजली के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं जी। गैस महंगी करने की तैयारी भी की जा रही है, वजीर तवानाई की जानिब से गैस महंगी करने का इंदिया दिया गया है। अच्छा, लोड शेडिंग तो अभी से हो रही है, अब सर्दियां आएंगी तो लोड शेडिंग ज्यादा भी होगी, उस पर फिर कंप्रेसर का इस्तेमाल लोग करते हैं और आप करते हैं कार्रवाइयां। अब लोगों के पास ऑप्शन क्या रह जाती, महंगे सिलेंडर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। खोखर साहब, बिल्कुल, ये वजीर तवानाई ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया, अंदिया दिया उन्होंने कि गैस महंगी कर देंगे, सर्दियों में लोड शेडिंग होगी। खबरदार आपको अब देखिए, पहले लोड शेडिंग गैस बड़ी गैस पहले भी आती, ऊपर लोड शेडिंग भी होगी, फिर उसके बाद गैस के टैरिफ भी बढ़ेगा, बिजली की कीमत भी बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, हर चीज की कीमत बढ़ गई है, तो फिर पीछे रह क्या जाता है? मुझे बताए ना, हर चीज की तो महंगाई हो रही है। अब गैस रह गई थी, चलो गैस के कुछ बिल जरा कम आते थे बिजली के मुकाबले में, वो भी महंगी कर रहे हैं, तो आम बंदा कहाँ जाए? आम बंदे को वैसे कहे कि वो खुदकुशी कर ले या वो जन्नम चले जाए या जन्नत चला जाए, वो कहाँ जाए बेचारा? वो एक आम बंदे के लिए तो रहना मुश्किल हो गया। और पेट्रोल जो है ना, वो सुबह इतना महंगा, अभी कहते हैं मजीद पेट्रोल महंगा होना है। अब डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं ऊपर नीचे आ रहा है, लेकिन जब डॉलर नीचे आ रहा है तो इनको चाहिए थे बिजली की कीमत कम करते, आवाम को रिलीफ देते, पेट्रोल की उतनी कीमत कम करते, लेकिन पेट्रोल की कीमत उन्होंने कम नहीं की। और बढ़ के खबरें ये आ रही है कि पेट्रोल की कीमत मजीद कम ज्यादा होगी और 400 से 500 रुपए तक पेट्रोल का लेते। क्या मंतक है ये? जब चीजें महंगी होती हैं तो उसको जोड़ दिया जाता है डॉलर के साथ कि अच्छा जी डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, बिजली महंगी होती चली जा रही है, आपका फ्यूल महंगा होता चला जा रहा है। ये मंतक जरा आम लोगों को समझा दें। देखिए, बिल्कुल यही बात है कि जब भी फ्यूल की कीमतों में इजाफा खरीदने मार्केट में जाते हैं, डॉलर का रेट महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका डॉलर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मसलन दूध, दही या आपकी सब्जियां हैं यहाँ पे, क्या वो डॉलर नीचे उगाते, उनके बीजों की मतलब डॉलर्स में आते हैं उनके बीज, सब कुछ यहाँ पे लोकल है, लेकिन उसको जोड़ दिया गया है कि डॉलर महंगा। इससे कोई ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारी 90% जो चीज़ें हैं वो हमारी डॉलर की वजह से ही फ्लक्चुएट होती हैं, और डॉलर के बढ़ने की वजह से, डॉलर जब बढ़ता है तो यकीनन ये उसको जोड़ दिया जाता है उसके साथ ही, लेकिन कम होता है, जैसे अभी तकरीबन 15-16 रुपए कम हुआ है, लेकिन मजाल है कोई एक चीज़ भी जो है वो हमने कम देखी हो। और पेट्रोल की कीमत हमेशा हमने ये देखा कि डॉलर नीचे आया, जैसे 10 रुपये डॉलर नीचे आया था तो पेट्रोल की कीमत 10-15 रुपये नीचे आई थी, लेकिन अब की बार एक छक्का लगा है और पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है, जैसे जो ओपन मार्केट में डॉलर का रेट हुआ करता था 333-331 रुपये। आप अंदाज़ा लगाएं कि अब सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन इसी तरह की, यानी जब तक आप पहले तो यही समझते रहते कि डॉलर से हर चीज़ जुड़ी है, लेकिन अब डॉलर के अलावा भी अब कोई और लगता है कि कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस शामिल हो गई है कि अब तो कीमतें और डॉलर से भी ऊपर निकल गई हैं। यानी एक तासुर ये था कि $1 का 1 लीटर आपको मिलेगा पेट्रोल, चले जी डॉलर की कीमत 306-7 रुपये या 8 रुपये तक इंटरबैंक में गई, और फिर वो 291-92 रुपये पे आ जाइए, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट देखा आपने? बिल्कुल भी नहीं। और गैस के हवाले से जो मुसलसल बड़ा मजे का खेज, मुझे 1 मिनट, आप लोड शेडिंग भी करें, आप गैस महंगी भी करें,
बड़े बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी मिल्स हैं जहां पर गैस चोरी हो रही है। असल में तो इन लोगों को पकड़ना चाहिए ना। देखिए गैस चोरी के हवाले से और बिजली चोरी के हवाले से जो टास्क फोर्स की बात हम सुन रहे थे, या डॉलर के हवाले से एक टास्क फोर्स की हम बात सुन रहे थे, वो निचली सतह तक हमने देखा तो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, लेकिन उन कार्रवाइयों के समरात भी तो आवाम को मिले। अभी इससे पिछली जो खबर थी 1 लाख यूनिट अभी भी चोरी हो रहे हैं, और वो जो 1 लाख यूनिट चोरी हो रहे हैं वो लेस्को ने थोड़ी बिल देना है, वो तो आम आदमी, वो तो उसने लेस्को ने डिवाइड कर देना है ये किसी ना किसी सरचार्ज की मद में, किसी ना किसी और उस टैक्स की मद में, तो वो देना तो पड़ेगा आवाम को। तो इसी तरह से अब गैस आ नहीं रही, गैस सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह आ रही है, बस ये आ गई और बस उसको कर लें और उसके बाद फिर कोई नहीं है। सिलेंडर के बगैर आपका घर का वो चल नहीं रहा सिस्टम जनाब। अभी से ऐसा है कि 9 बजे के करीब आपको मसला ये होता है कि अब रोटी नाश्ता नहीं बनेगी, नाश्ता नहीं बन सकता, दोपहर में लंच का इशू है, मतलब 1 घंटा या बड़ी मुश्किल से शायद 1 घंटा लाइट आती है। मुझे इस चीज की जस्टिफिकेशन दे दे, मैं बिल्कुल नहीं लोगों को ये कह रही कि आप बिजली या गैस चोरी करें, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ऐसे में जो लोग अपना मसला हल करने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों गैर कानूनी है। जब आप बड़े बड़े गैस चोरों को पकड़ नहीं रहे हैं, कमर्शियल लेवल पे जो इतना बड़ा जो है लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपका रहस्य है कि घरेलू सारिफीन पे जिन्होंने कंप्रेसर लगाया है रात के टाइम, जिन्होंने खाना बनाने के लिए सिर्फ ये तकलीफ ली है, सो उसको आप पकड़ रहे हैं। कंप्रेसर्स का इस्तेमाल तो पहले बहुत ज़्यादा था, अब कम हुआ है जब से मीटर्स उतारने उन्होंने शुरू किए हैं। वैसे वो तो है गैर कानूनी, जो गैस थोड़ी बहुत आ भी रही है उसको भी हमने इसी तरह से कंप्रेसर के जरिए 7 फलों का हक मारना शुरू किया हुआ है। तो ये मैं तो खैर कंप्रेसर के इस्तेमाल को सपोर्ट नहीं करता, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आप जितनी है उसमें आप गुजारा करें तो बेहतर है। लेकिन अब जो नई जो इंदिया दिए जा रहा है लोड शेडिंग के हवाले से, तो लोड शेडिंग तो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, इसमें नई बात क्या है, फरमा रहे हैं कि $15 की जो LNG वो हम खरीद कर $1.5 में कैसे फरोख्त कर सकते हैं। तो भाई किसने कहा आपको करने के? ये तो आपका जो LNG के साथ शाहिद खान अब्बासी के दौर में जो एक एग्रीमेंट कतर के साथ हुआ था, अगर आपकी आने वाली अगली हुकूमत उसको ऑन करती और उसको और थोड़ा बेहतर करके तो उसी को चलाते, तो शायद आपके यहाँ आज ये गैस का सुबह दोपहर शाम वाला मसला ना होता। गैस आपके पास अवेलेबल होती। हालत ये है कि आज आप पैसे भी दे रहे हैं लेकिन गैस आपको नहीं मिल रही, पैसे भी आप दे रहे हैं, बिल्स भी आप दे रहे हैं, आप हर तरह की जो फटीक है वो भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन गैस आपके पास नहीं है। लेकिन राव साहब मुझे खबर को वाइंड अप करना है, बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो, फ्यूल महंगा हो, डॉलर सस्ता हो, ऊपर वाले लेवल पे ये जो लोग अनाउंसमेंट बैठ के कर रहे होते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता, आम आवाम पे इसका बोझ आता है। भुगतना किसने है? आपने, हमने। जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उनको लगता है कि शायद हमने, फैसला साजों को वक्ती तौर पे लगता है कि शायद इसका इम्पैक्ट जो है वो ये कौन सा हम पे आना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आता ही है। सर का जो अगर वजन सर पे है तो फिर वो पाँव पे आना ही आना है, जो मर्जी आप कर लें, इससे आप भाग नहीं सकते। आपको जो मुक्तदर हल्के हैं वो जब तक लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ नहीं जाते, अब नई जो वजीरिस्तान में फील्ड्स हैं या सुई में हमने कोई एक्सप्लोरेशन की नहीं है, आप एक्सप्लोर कर नहीं रहे, उस पर जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, मुकामी गैस वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सो अभी मैं खबर ये पढ़ रही थी कि DC साहिबा ने अहकामात ये जारी किए हैं कि जी आपने करना क्या है जी, मार्केटों के औकात कार की पाबंदी ना करने पर 27 दुकानें। राव साहब मुझे ये बता दें, DC साहिबा इस मामले को लेकर खासी मुतहरिक हैं, ये लीड के नीचे खबर छपी है। बड़े मामलात हमारे ये हैं कि यहाँ पर महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है, दुकानों के औकात कार पर अगर अमल नहीं हो रहा, उस पर तो 72 दुकानें जो हैं वो सील करने के अहकाम जारी किए गए हैं। डेंगू की उस तरह से सर्वेलेंस नहीं हो रही, हालांकि वो अब मौसर करने की जरूरत है, जगह जगह पानी खड़ा हो रहा है। और उसके बाद हर रोज की ये कहानी है कि हमने आउटडोर एक लाइव बीपर हम करते हैं जी, सब्जियों की कीमतें बताते हैं। अवाम का मसला ये है कि सब्जियों की कीमतें कंट्रोल नहीं है, हर जगह के अपने रेट हैं। तो इस पर पहले इम्प्लीमेंट होना जरूरी नहीं है राव साहब? वो सब्जेक्ट थोड़ा मुख्तलिफ है। उसके लिए हमने ना जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स है ना, वो हमने क्या किया हुआ है कि बजाय इसके कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो,
एक बंदा हो जिसका काम ही ये हो कि वो प्राइस चेकिंग करे, बजाय इसके कि हमने इस पॉलिसी पे कोई फिजिबिलिटी बनाई हो या रिक्रूटमेंट नहीं की हो, इस पे को ग्रेड 16 में कर लें या ग्रेड 14 में कर लें कि एटलीस्ट एक बंदे को टास्क ही ये मिले कि आपका ये एरिया, आपके एरिया में और इस एरिया में जो गिरां फरोशी और महंगाई इसकी जो अगर होगी तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऐसा नहीं है। हमने क्या किया है कि हमने अब की जो तादाद है शायद 80 या 88 होगी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की, जो हमने खबरें दे दे के जिनकी 50 से 58 हुई और 58 से फिर अब ये तादाद बढ़ के, और वो सारे लोग जो हैं मैं उनको कहता हूँ कि वो रेंटल ह्यूमन रिसोर्स हमने जो वो लिया हुआ, कैसे कि कोई ज़राअत से है, कोई एजुकेशन से है, कोई MCL से है, कोई किसी डिपार्टमेंट से है, आबपाशी से है, कोई हेल्थ से है, ये वो तमाम लोग प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का काम कर रहे हैं, यानी जिनको प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो कि एक बाकायदा सब्जेक्ट है जिसकी किसी को ABC भी नहीं पता, और वो ये काम कर रहे हैं और वो खुद नहीं कर रहे। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो उन्होंने 4-4, 5-5 लोगों का प्राइवेटली गैंग रखा हुआ है, और वो गैंग मार्केट में जाता है, मार्केट में जाके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जब मीटिंग होती है तो DC के सामने, मैं चूँकि 7 साल मैंने ये कवर किया है तो वो सारा कुछ ये देखा हुआ है। और वो होता क्या है कि वो जब रिपोर्टिंग हो जाती है कि हमने जी इतने जुर्माने कर दिए हैं, इतने लाख के जुर्माने हो गए, वो फिगर उसी तरह से आते हैं। जुर्माने हल नहीं है। हमेशा हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ की रिट कायम करनी है तो फिर आपको जो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स है उसको आपने स्पेसिफिकली उसी काम के लिए रखना है, वो काम करे। खोखर साहब आपका भी शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में वक्फे से आगे की प्रेडिक्शन क्या है जी? यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वक्फे से बारिश हो सकती है। निकासी आपके इंतजामात क्या हैं, और आने वाले दिनों में अगर इस तरह से बारिशें होती हैं तो किस तरह से हिकमत अमली तश्कील दी गई है वासा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है मुसलसल पूरा दिन जारी रहने वाली बारिश में निकासी आपको मुमकिन बनाना। शहर के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हमें नजर आता है, क्योंकि निकासी आप बर वक्त नहीं हो सकती है, और इसके साथ साथ हादसात भी होते हैं। अभी रिसेंटली हमने आपके साथ जो इतना अफसोसनाक वाकया जो है वो शेयर किया है। दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं ये बारिश का सिलसिला कब शुरू हुआ, कितनी बारिश कहां पर हुई, और अभी शहर की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश के बारे में मुझे डिटेल में बताइएगा। बारिश स्टार्ट कब हुई, कितने मिलीमीटर बारिश, किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, और अभी इस वक्त शहर में निकासी आपकी सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये बारिश का जो स्पेल था ये लेट नाइट स्टार्ट हुआ, जिसमें 3:55 पे सुबह ये बारिश स्टार्ट हुई है और 9:30 बजे तक इसका मुसलसल स्पेल था। और अभी वक्त बारिश कहीं हो रही है, लेकिन एक जो कंटिन्यूस स्पेल है वो टूट चुका है। इसमें अगर बात की जाए रेन रिकॉर्ड की तो जेल रोड पे 65 मिलीमीटर है, एयरपोर्ट पे 70 मिलीमीटर है, हेड ऑफिस वास्ता गुलबर्ग 122 मिलीमीटर है, लक्ष्मी चौक में 138 मिलीमीटर है, अपर माल में 69 मिलीमीटर, मुगलपुरा में 77, ताजपुरा में 104, मिस्टर टाउन में 123, चौकना खुदा में 69, पानी वाला तालाब में 109, फरखाबाद 101, और सबसे ज्यादा बारिश जो अब तक रिकॉर्ड की गई गुलशन रावी में। मुझे ये बताइएगा हिकमत अमली वासा की क्या होती है? बारिश स्टार्ट होती है तो फील्ड में उनकी टीम पहुंच जाती है। अब जैसे ये तो बारिश 4 बजे स्टार्ट हुई है ना, तब किस तरह वो अलर्ट जारी करते हैं और अपनी टीम को एक्टिव कर लेते हैं कि भाई अब अपने अपने पॉइंट जो आपके डेजिग्नेटेड हैं पहले से बताया गया होता है, क्योंकि अगर बारिश की प्रेडिक्शन हो ऑब्वियसली ड्यूटियां तो असाइन कर देते होंगे ना? जी बिल्कुल, ड्यूटी ऑलरेडी असाइन है और हर ऑपरेशन के जो स्टाफ है, डायरेक्टर, STM, STO, उनको पता होता है कि उन्होंने अपने एरिया में बारिश स्टार्ट होते ही निकलना है और तमाम फील्ड स्टाफ को अलर्ट करना है। इस हवाले से जब बारिश सुबह स्टार्ट हुई तो अर्ली मॉर्निंग कोई 4:45 के करीब एमडी वासा ने भी विजिट किए मुख्तलिफ एरियाज के। लेकिन फिर अब 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो लाहौर शहर अब अर्बन फ्लडिंग का शिकार हो रहा है। अर्बन फ्लडिंग का तजर्बा हमें पहले नहीं था। हमारे शहर में जो अर्बन फ्लडिंग है वो आप कह सकते हैं कि 2020-21 के बाद से ये होना शुरू हुआ कि लाहौर शहर में जगह जगह पानी जमा हो जाता था और चौक हो जाता था। लाहौर शहर के अंदर एक सैलाबी सूरत हाल नजर आती थी, ये पहले नहीं थी। अब हमें अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए कुछ टेक्निक्स को अपनाना होगा। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड,
इनसे हमें वो चीजें सीखनी होंगी जिसमें अर्बन फ्लडिंग के दौरान वो जिस तरह निपटते हैं। हमने देखा कि बैरून मुल्क में अगर किसी शहर में बारिश बहुत ज्यादा होती है, गाड़ियां तैर रही होती हैं, घरों का फर्नीचर जो है वो तैर रहा होता है। ये अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है और हम आए साल जो एक साल गुजर जाता है, अगले साल में चले जाते हैं, हम इसका तेजी से शिकार हो रहे हैं। हमारे गुज़िश्ता साल आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रॉब्लम थी। इस साल के आगाज में आपने देखा कि अंडरपासेस भरे रहे, पानी में तालाब बने रहे, हमारे पानी को प्लानिंग भी तो होती है ना। ये अगर सब चीजें हो रही हैं तो ऑब्वियसली उसके मुताबिक हमें नया प्लान तश्कील देना है। ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा कि आने वाले इन हालात से निपटने के लिए कुछ तैयारी की जाए। देखिए, ये आने वाले दिनों में हमारे पास चूंकि अब देखें फंड की बहुत कमी है। अब जो काम उस वक्त आप 1 अरब के अंदर अंदर कर सकते थे, अब आपको 12 से 15 अरब दरकार है और ये बहुत बड़ी खतीर रकम है। हुकूमत की इस पर तवज्जो मुख्तलिफ इशूज पे है, जिसमें वो सेहत की इशूज पे बहुत ज्यादा तवज्जो है कि लोगों को मरने न दिया जाए, उनको एहतियात फराहम की जाए, उनका अस्पतालों में इलाज मुआवजा किया जाए। इस सूरत हाल में सारा पैसा जो है एक बहुत बड़ा लाहौर शहर के ज़ेरे ज़मीन जो निकासी आपका सिस्टम है उस पर लगाना, ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन ये हुकूमत को लेना पड़ेगा। अगर ये ना लिया तो जितनी मर्जी आप प्लानिंग करें, आप पानी के निकास को मुमकिन नहीं बना सकते। हमारे पास जो पैमाना था, जो हमारे पास सिस्टम था, वो ओवरफ्लो हो चुका है और इसका आपने असर देखा है कि ओवरफ्लो होने की वजह से, खराब होने की वजह से जगह जगह से सिस्टम बैठना शुरू हो गया है। जौहर टाउन में आए रोज गड़े पड़े होते हैं, गुलबर्ग में आए रोज गड़े पड़े होते हैं, इसी तरह मेन बुलेवार्ड, जिधर जिधर आप देखें निकासी न होने के बायस पोसीदा सिस्टम बैठ जाता है और सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। ये अब ज्यादा देर सिस्टम नहीं चलेगा। मैं इससे पहले भी ये कहता रहा हूँ कि 4 से 5 साल के अंदर अंदर हमें ये प्लानिंग करके इसकी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना है। हमारे लाहौर शहर के बहुत ज्यादा बसीदा सिस्टम है। गुलशन रावी बसीदा हो चुका है, जौहर टाउन बसीदा हो चुका है, ताजपुरा बसीदा हो चुका है, गुलबर्ग का सिस्टम बसीदा हो चुका है। कज़ाफी स्टेडियम के पानी को निकास ही कहीं पे मौजूद नहीं है, हालांकि उसको करीबी सिस्टम पे नहर की तरफ पानी का निकास दिया जा सकता है, लेकिन नहीं है। डिसकोऑर्डिनेशन की हालत आना यह है कि बारिश शुरू होती है तो आपको बजाय लाहौर केनाल के पानी को बंद करके उसकी सतह को नीचे करने की जरूरत होती है ताकि लाहौर शहर का सारा पानी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने बताई हैं और ये बर वक्त जो है वो मेजर्स लेने चाहिए, ये इकदाम उठाने चाहिए, अदरवाइज आने वाला टाइम बहुत मुश्किल हो सकता है, परेशानी हो सकती है। थैंक यू सो मच दुर्रे नायाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने डिटेल में बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको बर वक्त मीट करना चाहिए। अभी हमें हमारी रिपोर्टर फरीहा ज्वाइन कर रही हैं, बाहर मौसम की सूरत हाल भी देखते हैं उनसे और नकासी आपके क्या इंतजाम हैं। जी फरीहा बताइए। जी बिल्कुल है ना, इस वक्त मैं वॉल्टन रोड पे मौजूद हूँ। गुज़िश्ता तकरीबन 10 घंटे से शहर भर में जो है वो बारिश होती जा रही है और उसके बाद जो है ये वॉल्टन रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 फुट जो है वो पानी खड़ा है, जिसके बाद शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। राहगीरों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और साथ ही साथ ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। निकासी आपके इंतजाम नाकिस होने की वजह से शहरियों को जो है वो दुश्वारी का सामना है, जबकि शहरी जो है वो यहाँ पे हमें शिकवा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वासा को जो है वो पहले से मालूम था, प्रोडिक्शंस की जाती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो बर वक्त जो है वो इंतजामात नहीं किए जाते, जिसके बाद जो है वो शहरियों का मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये वॉल्टन रोड है, इसके ऊपर ना ये रोड भी खराब है। दरअसल बारिश होने के बाद जो राहगीर है यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है उनको नहीं पता, तो ये गहरे गहरे यहाँ पे घड़े भी मौजूद है, जिसके बायस जो है मोटरसाइकिल्स और गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो भी जो है वो शदीद उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पानी जो है वो वाफद मुकदार में यहाँ पे आना मौजूद है, जिसके बाद गाड़ियों के इंजन में भी पानी जा रहा है। मोटरसाइकिल भी मुतअद्दिद बार यहाँ पे जो है बंद हुई है। उसके अलावा शहरी जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से गुजर रहे हैं और वो यही शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वासा हुकाम की ये जो है वो मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं पानी बहुत ज्यादा जमा है, सो यहाँ पर निकासी आपके कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं? वासा की टीम क्या यहाँ पर मौजूद नहीं है? जो लोग गुजर रहे हैं ऑब्वियसली उन्हें तो बड़ी परेशानी होगी। बारिश तो थम चुकी है, जवाब तो ये वासा की जानिब से दिया जाता है कि जब बारिश रुक जाएगी। सो अच्छा, आप वॉल्टन में सच मौजूद हैं तो वासा के अंदर तो ये नहीं आता। सो क्या अब वासा के अंदर नहीं आता तो यहाँ पर क्या निकासी आपके लिए कोई पहुंचा ही नहीं हुआ?
नहीं ना, यहाँ पे कोई निकासी आपके लिए नहीं पहुंचा हुआ। यहाँ पे जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो यही कहते हैं कि अगर ये वासा के अंडर नहीं आता, लेकिन इंतजामिया को चाहिए, ये है तो शहर का हिस्सा ही, कि इसको जो है वो बर वक्त निकाला जाए। और अभी भी आपको जैसे कि कैमरामैन ने दिखाया है कि ये इस कदर पानी है कि ये बारिश अब रुक चुकी है, लेकिन पानी जो है वो इसी तरह वैसे कि वैसा खड़ा है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। और हम यहाँ पे मौजूद है, कोई टीम कोई भी इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे मौजूद नहीं है जो इस पानी को निकाल सके, बल्कि लोग अपनी मदद आपके तहत अब बाइक्स पे देखे लोग कितने परेशान हैं जो जा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि इतना सारा पानी है और बाइक्स पे जाने वाले लोग वॉल्टन रोड से जो इस टाइम गुजर रहे हैं, प्लीज ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें। अगर आपने वॉल्टन रोड पे जाना है तो इस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा पानी है। सीटीओ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी प्लानिंग क्या होती है। फरीहा हमारे साथ ही मौजूद है, दोबारा वहां पर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सीटीओ साहब, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह तमाम अदारे पहले से तैयारी करते हैं, ऑब्वियसली वासा ने भी तैयारी की होती है, LWMC भी तैयारी कर लेते हैं, इस तरह के मौसम के तहत जब बारिश होती है, प्रेडिक्शन होती है, ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है वो मुतासर रहता है। सो आपकी प्लानिंग क्या होती है अगर इस तरह के वेदर की प्रेडिक्शन हो? ट्रैफिक पुलिस किस तरह से अलर्ट जारी करती है? क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हो, हादसात हों, तो एक प्लानिंग आपकी तरफ से भी मौसर जरूर होनी चाहिए। जी डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस भी बाकी डिपार्टमेंट की तरफ तैयारी करती है। हमारे पास शहर में तकरीबन 42 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे लो लाइंग एरिया होने की वजह से बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। इसको एड्रेस करने के लिए हम इस जगहों पे स्पेसिफिकली नफरी तैनात करते हैं ताकि वो ट्रैफिक को मैनेज करे। और साथ हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, हमारा FM रेडियो है, उसके जरिए हम लोगों को एडवाइजरी भी इशू करते हैं अगर किसी इलाके में स्पेसिफिकली ट्रैफिक स्टक हो। आज जो सुबह फजर वक्त बारिश शुरू हुई और फिर दिन चढ़े वो रुक गई, उसकी वजह से कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्लॉकेज नहीं आया, लेकिन कवलरी ग्राउंड में, भाटी में, कवलरी में और वॉल्टन रोड पे और इमामिया कॉलोनी में बारिश का पानी जमा हुआ। लेकिन साथ साथ वासा की टीमें काम कर रही हैं। ट्रैफिक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में कहीं भी ब्लॉक नहीं है और ना ही कोई ऐसा प्रेशर सिचुएशन इस वक्त। ठीक है, हमारे साथ सीटीओ साहब हैं और बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल थी, किस तरह से जो है ट्रैफिक प्लान जो है वो अरेंज दिया जाता है। मुझे सर ये आपसे जानना है, शहर के कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर बारिश के बाद आपको लगता है कि ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है, निकासी आप लेट होती है, ताकि हम लोगों को बताएं कि उन रास्तों पर जाने से गुरेज करें, ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार कर लें? जी, हमारा जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त आता है शहर में, वो आता है हमारा जो वॉल्टन रोड है उसके ऊपर, लेकिन उसकी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। प्रिंसिपली सबसे ज्यादा पानी वहाँ पे जमा होता है जी। इसके अलावा सेकंड हमारा जो फिरोजपुर रोड है, वहाँ पे इशरा के करीब थोड़ा सा लो लाइंग एरिया है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया। और हमारा जो कदाफी स्टेडियम है, कदाफी स्टेडियम इटसेल्फ लो लाइंग एरिया है, लेकिन वो अब एक तरह का प्रिंसिपल रूट बन चुका है जो कि फिरोजपुर रोड को लिबर्टी से कनेक्ट करता है, तो वहाँ भी बारिश का पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है। इसके अलावा हमारे 5 जगहों पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चले हुए हैं जहाँ पे डाइवर्जन लगी है। एग्जैक्टली मैं भी यही पॉइंट रेस करने वाली थी कि शहर में जहां पर तरक्याती काम हो रहे हैं वो भी एक चैलेंज बन जाता है, वहां पे भी आपके ट्रैफिक का दबाव। सो आप ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कुछ ऐसा अलर्ट जारी किया जाता है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या कोई मैसेज ऐसे पब्लिक सर्विस के इन रास्तों पर ना जाएं ताकि लोगों को बर वक्त पता हो कि इन रास्तों पर दबाव है? रास्ता ऐप का इस्तेमाल अब हर कोई सर उस तरह से नहीं कर सकता ना। जी आप दोस्त कह रही हैं, हमारे रास्ता ऐप के लिए भी हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी करते हैं। इसके अलावा हमारी जो फील्ड में हम लोग तैनात करते हैं, अगर हम देखते हैं कि किस जगह पे ट्रैफिक का दबाव इस कदर है या वहाँ पे पानी की सूरत ऐसी है कि लोगों की जिंदगी को खतरा हो सकता है, तो उस रोड से ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन होता है। इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली हमारी कोशिश ये होती है कि ट्रैफिक को रेगुलेट करें। अब नेचुरली आप समझ सकती हैं कि अगर एक सड़क पे 4 लेन्स की ट्रैफिक का स्पेस है और वहाँ पे 3 लाइन बारिश की वजह से बंद है और 1 लाइन में ट्रैफिक चल रही है, तो वहाँ पे दबाव बढ़ जाता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे स्पेसिफिकली इशू होता है। स्पेसिफिकली हमारे फिल्म में है कि एक जो मेन गुजरांवाला से लाहौर को कनेक्ट करती है रोड, उसके ऊपर 2 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा शादरा फ्लाईओवर का चल रहा है और दूसरा हमारा जो रेलवे ब्रिज है उसका चल रहा है। तो वहाँ पे ट्रैफिक का प्रेशर ज्यादा होता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की वजह से और बारिश की वजह से, उसमें लोगों की तकलीफ में इजाफा होता है। तो इसके अलावा अकबर चौक है या नवाज शरीफ आरो है, उस पे इतना ज्यादा इशू नहीं है क्योंकि वहाँ पे साइड रोड भी मौजूद हैं, लोग उन जगहों को बाईपास करके बाकी सड़कें भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा जी सर, अभी तो बारिश की आगे भी प्रेडिक्शन है, सो कोई आपकी तरफ से सजेशन लाहौरियों के लिए, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें कि इस तरह के मौसम में रोड यूजर्स को करना क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे बड़ी जो मेरी एडवाइस होगी वो मोटरसाइकिल राइडर्स के लिए है, क्योंकि मोटरसाइकिल एक ऐसी सवारी है जो कि बारिश में मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स है। तो इसमें मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि मोटरसाइकिल राइडर्स जो हैं तो अपनी स्पीड का भी ख्याल करें, क्योंकि ओवर स्पीडिंग से खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। और दूसरा, जो हमारे आपको पता है मुख्तलिफ सड़कों पे गड़े हैं या बाकी जगह हैं जहाँ पे ऑर्डिनरली बारिश का पानी जमा होता है तो लोगों को सड़क नजर नहीं आ रही होती, तो ऐसी जगह पे ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें और इंतहाई एहतियात से ड्राइव करें। और हमारी कोशिश होगी कि किसी भी किस्म का जानी नुकसान इंशाअल्लाह ताला बारिशों में ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सीटीओ साहब मुस्तनसर फिरोज साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान क्या होता है जब इस तरह से बारिश हो, मुसलसल जिसे हम बारिश कहते हैं, तो बहुत जरूरी ये भी होता है कि आपको एक मौसर ट्रैफिक प्लान तश्कील देना है ताकि शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो, लोग अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। नकासी आप क्योंकि उस तरह से पॉसिबल नहीं होती है, सो हादसा भी रूनुमा होते हैं। सीटीओ साहब ने बहुत रिक्वेस्ट की है उन बाइकर्स से जो कि बाइक चलाते हुए इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। स्पीड हर किसी को कंट्रोल रखनी है, चाहे वो बाइक पे है, चाहे वो गाड़ी पे है, चाहे वो साइकिल पे है। आप लोगों ने अपनी गाड़ी की स्पीड अगर कंट्रोल ना रखी तो नुकसान हो सकता है। इस तरह के मौसम में स्लिपिंग के बहुत सारे वाकयात होते हैं। वॉल्टन का सीटीओ साहब ने भी जिक्र किया कि उनके लिए चैलेंजिंग होता है वहां पर। वॉल्टन ही हमारी रिपोर्टर फरीहा मौजूद है, एक बार फिर से मनाजिर आपको दिखाएंगे। खौफ आ रहा है, पानी में मोटरसाइकिल सवार पीछे खवातीन बैठी हैं जिस तरह जा रहे हैं। एक बार फिर वॉल्टन की तरफ आपको लिए चलते हैं। फरीहा बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल है ना, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे इस कदर पानी है कि आप देख सकती हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ से किसी का भी जो है गुजरना बहुत महाल हो गया हुआ है। और यहाँ पे कोई इंतजामिया की जानिब से कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, जिसके बायस वॉल्टन के जो रिहायशी हैं वो तो परेशान है, लेकिन यहाँ से जो राहगीर है, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है, स्कूल भी सब बच्चों ने जाना, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो आप देख सकती हैं कि ये 2 से 2.5 फुट पानी है और यहाँ से गुजरना खासा मुश्किल है। और ये हम मेन रोड पर आगे जो है वो ज्यादा पानी है, जबकि ये ट्रैफिक आप देख सकती हैं कि किस कदर ट्रैफिक जो है जाम है, राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बाइक्स जो है, बाइक के सवार जो है वो भी काफी ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि हमेशा जब भी बारिश होती है, मानसून का सीजन हो या बारिश हो, तो वॉल्टन की यही सूरत हाल रहती है। इंतजामिया की जानिब से ये इग्नोर एरिया है और वो यही शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये इंतजामिया को चाहिए कि वो शहरियों को जो है वो बेसिक जो उनकी जरूरियात है उनको पूरा करें, पानी को जहाँ से निकासी आपको यकीनी बनाए ताकि यहाँ से राहगीरों को जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अभी पानी है ना तो रोड लोगों को नहीं पता चली, जबकि ये रोड भी जो है वो काफी ज्यादा खस्ता हाली का शिकार है। गहरे खड्डे मौजूद है जिसमें से अभी कुछ देर पहले यहाँ से जो गाड़ियां गुजरती हैं तो वो उसके अंदर लगती हैं। यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो शहरी भी जो है वो अपनी मदद आपके तहत पानी में से गुजर भी रहे हैं और यही शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बारिश रुकने के बावजूद यहाँ से पानी नहीं निकाला गया। गाड़ियों के इंजन में जो है वो पानी जा रहा है और मोटरसाइकिल भी बंद हो रही है। और उनकी बार बार यही इंतजामिया से, हुकूमत से यही अपील है कि उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अगर बारिश होती है पहले से प्रेडिक्ट किया जाता है तो इंतजामात किए जाएं और उसको बर वक्त यहाँ से निकासी आपको यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें फरीहा बता रही थी बाकी लोगों को बहुत परेशानी है यहाँ से गुजरते हुए। एहतियात के साथ ड्राइव कीजिए। इस तरह का रोड अगर है तो फिर आप ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार कर लें। पानी के नीचे खड्डा कहाँ है किसी को नहीं पता। सो हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं और मजीद भी सूरत हाल पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अभी ब्रेक से पहले सीटीओ साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने मेंशन ये किया कि ट्रैफिक कंट्रोल तो प्लान कर ली जाती है लेकिन बहुत सारे हादसा होते हैं मोटरसाइकिलों की वजह से। अब अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे क्योंकि जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, निकासी आप तो टाइम से मुमकिन होगी। नीचे कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर गड़ा है, अगर आप तेज़ ड्राइव कर रहे हैं तो किसी ना किसी आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे हादसा के अलावा रोड क्योंकि आपका स्लिपरी हुआ होता है तो अंडरपासेस से जब लोग गुजरते हैं तो एहतियात नहीं करते, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। फिर बहुत सारे हम वाक़यात देखते हैं दरख्त गिरने के हुए उससे लोग जो हैं वो मुतासर हो जाते हैं, करंट लगने के वाक़यात।
ऐसे में तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है रेस्क्यू 112 पे, जो कि बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करती है, और इसके साथ साथ खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल कुछ ज़्यादा ख़राब हो तो हस्पताल बर वक्त मुमकिन पहुंचा देती है। हमारे साथ डीजी रेस्क्यू साहब मौजूद हैं। इस तरह के मौसम में वो किस तरह की चीज़ें फेस करते हैं, कितना उनकी पहले से तैयारी होती है, वो अपनी टीम को किस तरह से अलर्ट कर देते हैं। अभी अकबरी से हमारे पास एक करंट लगने की खबर भी आई जो हमने आपके साथ शेयर की कि खंबे की तार गिरी थी और एक नौजवान जो है वो जहाने फानी से कूच कर गया। डीजी साहब से जानते हैं कि इस तरह के मौसम से कबल उनकी क्या तैयारी होती है। अगर रेन की प्रेडिक्शन है, मुसलसल जो बारिश जारी रहती है, वाकयात किस तरह के होते हैं, उस पर रेस्क्यू की क्या तैयारी होती है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने सीटीओ साहब से बात की, ट्रैफिक प्लान भी एक बना लिया जाता है बारिश से कबल, वासा अपनी तैयारी करता है, LWMC अपनी तैयारी करता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रेस्क्यू पर भी होती है, कहीं पर भी कुछ हो गया रेस्क्यू को कॉल की जाती है। सो मुझे बताइएगा, छत गिरने के वाकयात होते हैं, करंट लगने के वाकयात होते हैं, शॉर्ट सर्किट के वाकयात हो जाते हैं बारिश की वजह से, इसके अलावा रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं, आपके ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे देखते हैं इन तमाम तर चीजों को, क्या प्लानिंग होती है इस तरह के मौसम में आपकी? जी, मैं पहले तो दो चीजें बताता चलूं। एक तो ये है कि हमारी तैयारी से जहाँ तक रिलेटेड सवाल है, तो उससे एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारी दोनों जो रेस्क्यू टीमें हैं और मेडिकल टीम्स हैं वो इस वक्त फील्ड के अंदर हैं, और अगर किसी को भी कोई इमरजेंसी हो तो फौरन वो 1112 यानी 1122 पे डायल करें तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, उनकी मदद को आएंगे। लेकिन मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि अपनी जिंदगियों को खतरे में मत डालें, और उसके लिए चंद इकदाम है बुनियादी जो कि वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी जैसे ये रुकती भी है अभी क्योंकि बारिशों का थोड़ा सा मसला चलेगा, तो अपनी छतों को चेक कर लीजिए ताकि निकासी आपका जो अमल है वो ऊपर से वो क्लियर है और छतों में पानी ना खड़ा हो, क्योंकि जिनकी पुरानी छतें हैं, छोटे घर हैं, शहर में कहीं पे भी, तो वहाँ पे फिर छतें कोलैप्स करती हैं और स्ट्रक्चरल कोलैप्स होने के फिर इंसिडेंट होते हैं जिससे हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और उसमें फिर बात भी होती है। तो पहली तो ये चीज जरूर यकीनी बना लें। दूसरा, जब बारिश हो रही है, ये कुछ इवेंट्स होते हैं, उस दिन अगर कोई बहुत जरूरी नहीं है तो बाहर जाने से गुरेज करें। जिनका बहुत जरूरी है, जो एसेंशियल सर्विसेज से है, जिन्होंने जाना ही जाना है वो तो जाना है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जिसको अवॉइड कर सकते हैं वो कोशिश करें, अवॉइड करें कि बिला वजह वहाँ पे कोई ऐसी चीज ना गिर जाए या कोई ऐसी, जिस तरह ये भी एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ लाहौर में जिसमें तारें गिरी और उसमें उसकी डेथ हुई। तो ये इस किस्म के इवेंट से बचने के लिए आपकी जो है वहाँ पे अगर तो बहुत जरूरी नहीं है तो बहुत तेज जरूरी तौर पर ज्यादा तेज बारिश हो रही है, जिस तरह कोई आज को 150 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई कई जगहों के ऊपर, तो वहाँ पे जाने से अवॉइड करें। तीसरी चीज जो है मैंने लोगों को देखा है कि वो बजाय कि आप थोड़ा लंबा रास्ता ले लें लेकिन सेफ रास्ता ले, वो कहते हैं जी हमने पानी में से गुजर के बस जाना है, और वहाँ पे फिर एक कोई गटर खुला हुआ है जहाँ से पानी का जल्दी निकालने के लिए आपको खोलने भी पड़ते हैं कुछ ड्रेन, ताकि पानी जब इतना एकदम आ गया है तो आपने ड्रेन भी करना है, तो वो अगर कोई ऐसा खुला हुआ है तो उसमें जो है वो फिर एक अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट हो जाता है, इसमें ऐसा कोई नागहानी वाकया होता है। उससे बचने के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा थोड़ा लंबा रास्ता ले लें, जिस तरह आपने भी दिखाते हैं वॉल्टन में या कहीं पे भी जहाँ पे भी पानी है वहाँ पे अब उसमें जाएंगे, आपको नहीं पता आगे कहाँ पे क्या खुला हुआ है और उसके अंदर फिर कोई नागहानी वाकया हो सकता है, तो इसको अवॉइड करें। तीसरी चीज जो मैं इनके साथ कहना कि जो भी ये दरख्त वगैरह है वहाँ पे भी जहाँ पे किले हैं वहाँ पे हमने कुछ देखे हैं इंसिडेंट जहाँ पे कि ये अगर बिजली कड़कती है या कुछ और उसकी वजह से भी लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक जो लगा है, इलेक्ट्रिक्यूट हुए हैं, तो ये इससे भी बचें। उसके बाद जो लोग ड्राइव कर रहे हैं मेरी उनसे खास तौर पे, और जो बाइक वाले हैं वो फौरन स्लिप कर जाते हैं, तो इसलिए बाइक स्लिप होती है फौरन थोड़ा सा आपने ब्रेक लगानी है, और आपका नहीं है अगर थोड़ा सा बैंड स्टीयरिंग या कुछ और तो फौरन आपकी जो बाइक है वो स्लिप कर जाएगी। और इसी तरह जो गाड़ी चला रहे हैं वो भी अपना सेफ डिस्टेंस बरकरार रखें, बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली जब सड़क गीली है तो उसमें स्लिप होने के चांसेस हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखें। लेकिन इन चीजों से भी ज्यादा जरूरी है कि हम एक जिम्मेदार शहरी बने, बिकॉज जो मैं देखता हूँ और जिसपे हमें बहुत दुख और अफसोस है, तो एक जिम्मेदार शहरी की कुछ ये चीजें हैं जो बारिश हो रही है, लेकिन बारिश से पहले भी अगर आप गौर करें, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, रिजवान साहब आप सुन पा रहे हैं? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, कौन कौन सी मेन रोड्स ऐसी हैं जहां पर आपको लगता है हादसा ज्यादा होते हैं?
सिग्नल फ्री भी रोड हो चुकी हैं। अभी बहुत सारी रोड्स पे हमारा काम भी चल रहा है तामीराती, तो वहां पर मुझे बताइएगा लोगों को क्या एहतियात बरतनी है? जो सिग्नल फ्री रोड है वहां पे स्पीड ज्यादा होती है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए, सिग्नल फ्री रोड पे भी कोई स्पीड हमारी ज्यादा, बिकॉज वो वहाँ पे भी ग्रेजुअल टर्न कर रहे होते हैं। ये सिर्फ ये है कि फ्लो ऑफ द ट्रैफिक स्मूथ रहती है। हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो वो ठीक है, वहाँ पे हमने 2-3 जगहों पे ये एक्सपेरिमेंटेशन की है। पहले जहाँ पे आधे किलोमीटर की लाइनें लग जाया करती थी, आज वो इशारे के ऊपर वहाँ पे कम से कम ट्रैफिक जो है वो चलती रहती है। लेकिन हमें उसमें एहतियात से जाना जरूरी है, थोड़े सब्र से जाना जरूरी है। जब मोटरसाइकिल वाले गाड़ियों को बगैर देखे कहते हैं जी जल्दी में फौरन निकल जाओ, ये जल्दबाजी वाला काम जो है वहां से ज्यादातर हादसा जो है हमारे होते हैं। दूसरा, इसी तरह जो गाड़ी चला रहा है उसको भी एहतियात बरतने की जरूरत है। तो हमने दोनों का डेटा लिया है कि कौन सी सड़क के ऊपर क्योंकि इशारे तोड़ते हुए ज्यादा हादसा होते हैं लोगों के। तो ये एक अजीब सा ट्रेंड, उसके ऊपर ऑब्वियसली इन्फोर्समेंट और वो चीजों की भी इफेक्टिव जरूरत जरूर है। लेकिन ये है कि ये मसले मसाइल हैं। लेकिन मैं आज जो आपके साथ बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था कि ये हो क्यों रहा है, और ये जो आज आप पानी देख रहे हैं ये क्यों हो रहा है। जहाँ पे आज हमारी आबादी बढ़ी है और जहाँ पे नए एरियाज बने हैं, वहाँ पे हमने एक गैर जिम्मेदारी जो 2 चीजों की खास तौर पे लोगों से मैं अपील करूंगा, जो कूड़ा है सारा निकाल के बाहर फेंकते हैं और बजाय के सही जगह पे फेंकना जाए, सारी ड्रेनों में फेंका हुआ है, जिसकी वजह से जो ड्रेन है भी वो भी ब्लॉक्ड है। अग्री, यही सूरत हाल है, ड्रेन ब्लॉक हुई और पानी फिर आपकी निकासी मुमकिन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हादसा होते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी रेस्क्यू। बहुत अच्छी चीज उन्होंने मेंशन किया, आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। हम जहां मर्जी कूड़ा फेंक देते हैं, ड्रेनों में बहा देते, फिर अल्टीमेटली ये होता है कि जी इस तरह के मौसम में जी आपकी निकासी मुमकिन नहीं हो सकती है बर वक्त, और हादसा जो है वो रूनुमा हो जाते हैं। कज़ाफी स्टेडियम का हमने रुख करना है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर निकासियाब ना होने की वजह से मुश्किलात हैं। वसीम की तरफ चलेंगे, वो हमें बता रहे हैं कज़ाफी की सूरत हाल। जी वसीम, बताइए क्या सूरत हाल है, लोगों को क्या परेशानी है, क्या यहाँ पर निकासियाब के लिए कोई टीम पहुंची है? जी बिल्कुल अना, हमेशा की तरह जैसे ही बारिश होती है तो जो नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरिया है वो एक तालाब बन जाता है। वहाँ पर जो है वो पानी जमा हो जाता है बारिश का, और जिसके निकालने के लिए अक्सर तो पहले तो ये इस तरह होता था कि 2-2 दिन लगते थे, पानी नहीं निकल पाता था। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ताहाल बारिश को थमे हुए भी तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो बारिश का पानी है वो उसी तरह जमा है और ट्रैफिक को यहाँ से रवानी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर वासा की जानिब से एक फिटर इंजन लगाया गया है जो कि पानी को निकाल कर बाहर फिरोजपुर रोड के करीब जो नकासे आपका नाला है उसमें बहा रहा है। लेकिन क्योंकि कज़ाफी स्टेडियम और इसके जितने भी मुल्हिका स्टेडियम्स हैं, पूरा नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये एक बहुत बड़ा अरीना है और यहाँ पर नकासे आपका सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से एक जो फिटर इंजन है वो तो यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकता और ना ही इतनी जल्दी इसमें से पानी निकाला जा सकता है। ताहाल आप मेरे कप में देख सकते हैं कि बारिश का पानी जो है वो उसी तरह जमा है और शहरी जो हैं वो मुश्किलात का शिकार है। यहाँ से पैदल गुजरने की तो जगह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बारिश का पानी काफ़ी ज़्यादा जमा है और जो दीगर गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, दीगर जो लोग हैं वो भी इस बारिश के पानी से बहुत मुश्किल से गुजर पा रहे हैं क्योंकि बाहर जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक का रश है। लेकिन कज़ाफी स्टेडियम में पानी जमा होने की वजह से ये आम इशारा है, यहाँ से गुजरने में जितनी भी गाड़ियां हैं, लोग हैं, उनको मुश्किलात का सामना। बहुत शुक्रिया। हमने आपको बता दिया, वॉल्टन के मनाजिर भी दिखा दिए। वॉल्टन जाना है तो ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें, इस वक्त बहुत पानी है। कज़ाफी जाने वाले लोग ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी है। हम आपकी रहनुमाई इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी किस्म की परेशानी से आप बच सकें। ब्रेक का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच वसीम। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सोशल मीडिया जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आती जा रही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं, खाना खा के अच्छे खासे पैसे पे करते हैं, लेकिन आपको ब्लॉगिंग के जरिए अगर आप फूड ब्लॉगर हैं तो खाना भी मज़े का बहुत खाने को मिल जाता है, उस पर आप रिव्यूज़ भी ज़बरदस्त दे सकते हैं और समटाइम आप उससे पैसे भी कमाना शुरू कर देते हैं। सो ये सब कुछ होता कैसे है, मैं नहीं हम बता रही जी। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं, फूड ब्लॉगर हैं जी नूर खालिद, जिन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नूर। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, ये फूड ब्लॉगिंग है क्या?
इस टर्म को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, रोशनी डालें इस पे। अच्छा, सो इट्स समथिंग कि आप एक कैमरा लें और आप जो है अपने घर से बाहर निकलें और जहाँ जहाँ जो फूड प्लेसेस हैं आप उसको एक्सप्लोर करें। उसको एक्सप्लोर करके वो देसी फूड भी हो सकता है हमारा, कुछ भी और कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, कोई रेडी भी हो सकती है वो, एग्जैक्टली। सो आप उसको जाएं, आप उसको कवर करें, उसके बारे में आप खाना खाएं, उसके बारे में बिल्कुल ओपन कैंडिड और जो है ऑनेस्ट फीडबैक दें, और वो आके आपके पास कोई प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक, कहीं पे भी आप आके या तो आप उसको राइट कर सकते हैं या आप उसको एक वीडियो की फॉर्म में उसको, आजकल जिस तरह रील का बहुत दौर है, शॉर्ट वीडियोस का बहुत दौर है, आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे या टिकटॉक पे आप वो वीडियोस एडिट करें, उसको डालें, लोगों को बताएं। ये आपको आइडिया कैसे आया कि ये करना चाहिए? तो मुझे हमेशा से जो है वो खाने का खुद भी बड़ा शौक था, मैं खुद कुछ कुकिंग भी कर लेता हूँ, और इसके अलावा ये कि हम ऑफिस के लंच के टाइम या वीकेंड्स पे फ्री होता है तो हम बाहर निकलते हैं, हम ज़्यादातर बाहर ही खाना खाते हैं, तो हम बाहर खाना खाते थे, तो मैं वैसे ही खाने की पिक्चर्स वगैरह जब शौक था तो पिक्चर्स वीडियोस बना के अपने पास रखता था। बट मुझे इनकरेज किया मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने कि यार इसको किसी प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू करो। तो मैंने बस ऐसे ही डालना शुरू किया मजाक में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करता करता माशाल्लाह इतना ग्रो हो गया कि आई हैव अराउंड 80,000 फॉलोअर्स अक्रॉस ऑल द मीडियम्स। सो अब ये है कि मैं जो है मेरा थोड़ा सा फोकस था कि मैं रेस्टोरेंट्स को तो दिखाऊं, बट उससे ज़्यादा जो छोटे रेडी वाले, जिस तरह आपने बताया, उन पे हैं कि जहाँ से बहुत अच्छे चने मिल जाते हैं, या हमारी पुरानी यादें कि कोई नान टिक्की अच्छी मिल जाए, कोई मतलब इस तरह की चीज़ें, और लोगों को बहुत एंटाइज करती हैं। मतलब अगर मैं पिज़्ज़ा या स्टेक की वीडियो लगाऊंगा ना तो वो इतनी परफॉर्म ही नहीं करती जितना लोग उसको पसंद करते हैं, जो हमारा देसी और कल्चरल जो है वो फूड है। तो फूड सेंस तो आप में अच्छी खासी अब डेवलप हो चुकी होगी। आप मुझे ये बताएं कि ये प्रॉपर तरीका कार क्या है जो लोग इस ट्रैक पे आना चाह रहे हैं, कुछ की पॉइंट्स बता दें जो लोग फॉलो करके फूड ब्लॉगिंग की तरफ आ सकते हैं, और इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ओके, सो पहले तो सब्र रखना है, सबसे पहली चीज़ कि आपने सब्र रखना है और आपके पास एक अच्छा कैमरा हो। ये नहीं कि आज आपने स्टार्ट किया है और आप कहें कि मैं पैसे बनाना शुरू कर दूंगा। जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप हमें कंसल्ट करें कि मैंने अभी पेज शुरू किया है, पैसे कैसे बनाएं, और मैं उनका फॉलोअर्स देखता हूं तो वो 400-500 फॉलोअर्स होते हैं। ऐसा नहीं होगा, कोई भी ब्रांड या कोई भी रेस्टोरेंट आपको पैसे नहीं देगा अनलेस के आपके पास एक सफिशिएंट ऑडियंस हो। ठीक है, ऑडियंस होगी, और वो भी आपकी ऑडियंस देखते हैं कहाँ की है, क्योंकि आजकल फेक ऑडियंस भी लोग जो है ना वो ले लेते हैं फॉलोअर्स वगैरह। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपके पास एक कैमरा अच्छा हो, मोबाइल हो या कैमरा अच्छा हो, आप वो लें। उसके बाद आप ये है कि आप विज़िट करें जो है डिफरेंट जगहों पे, आप वो कैप्चर करें। मेरी जो है वो ज़्यादातर वीडियोस इसलिए चलती हैं कि मैंने कुछ इस तरह से फोकस किया कि अगर आप स्क्रीन पर दिखा सकें, या कि मैं जब हम फूड दिखाते हैं तो बिल्कुल हम ना थोड़ा सा क्लोजअप लेते हैं। उससे क्या होता है कि देखने वाला जो है ना वो उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि ये बाइट किस तरह बन रही है या इसकी फील किस तरह से होगी। सो लेट्स से कि निहारी है या कोई मटन का पीस है तो हमें उसके रेशे हैं, अगर वो खुल रहा है तो उसके एक रेशे हैं, वो दिखाने बड़े ज़रूरी हैं। सो आप में थोड़ी सी ये आप सेंस थोड़ी डेवलप करें। सेंस किस तरह से कोई भी डेवलप कर सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें कि कौन किस तरह से बना रहा है। ठीक है, आप कोई किसी को देख लें कि यार कौन अच्छा काम कर रहा है, आप उसका काम देखें, आप उससे इंस्पायर हों और आप काम शुरू कर सकते हैं। बट थोड़े से टाइम के बाद जब आपके पास एक अच्छे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ब्रांड्स आएंगे कि हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ इंडोर्स करनी है, देन यू कैन अर्न द मनी। सही। सो आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं। मुझे आप ये बता दें कि लोग कहते हैं एकदम से बड़ा उस पर उरूज आता है, फिर ये काम नीचे नीचे जाना शुरू हो जाता है, उसकी रीज़न क्या होती है? अच्छा, उसकी रीज़न ये होती है कि एक टाइम आता है कि आप उसके बाद ना कहते हैं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। वही टाइम होता है कि आपको कंटिन्यू करना है। सही है, तो मेरे पे भी ये 5-7 दफ़ा ये टाइम आया, मैंने कहा ये मैं क्या कर रहा हूँ, और मतलब इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। बट आपको उस टाइम को जो है ना वो आपको किक करना है और आपको जो है ना आगे बढ़ना ही बढ़ना है। सही। तो हर कोई क्या ये कर सकता है? आप अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ ये चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं कि इसके लिए आपको स्पेशल टाइम चाहिए? नहीं, आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, बट आपको प्रायोरिटाइज करनी है चीज़ें। सो मैं डेफिनेटली सबसे पहले प्रायोरिटाइज करता हूँ अपनी कंपनी को, अपने काम को। सो मैंने इस तरह से किया हुआ है कि हम सिर्फ लंच के टाइम जब खाना खाते हैं तो खाना तो आपने खाना है, आपने वीडियो बना ली साथ। ठीक है, आपने वीकेंड आपका फ्री है, आप निकले, आप
10 वीडियोस बना सकते हैं उस वीकेंड्स पे निकल के। आप सुबह नाश्ते के लिए निकलें, वीडियो बना लें, लंच के लिए निकलें, वीडियो बना लें, खाने के लिए निकलें, वीडियो बना लें, दरमियान में आपने इतना सारा खा के इतना फिट कैसे हैं आप, ये भी जरा शेयर कर दें हमारे नाज़रीन के साथ। इतना ज्यादा खाना खा के अगर आप लंच भी बाहर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी बाहर कर रहे हैं, हम तो यहाँ लोगों को कहते हैं कम खाना चाहिए। एग्जैक्टली। सो 2 टिप्स हैं। मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि इतना खाते हैं पतले कैसे हैं, बहुत रोज़ एक मैसेज आता है। सो उसकी 2 चीज़ें हैं, 1 घंटा रनिंग करता हूँ और जिंजर लेमन टी सुबह निहार मुँह आपने पीनी है। सो आपने ये 2 चीज़ें कर लें। और ड्रिंक में जो फिजी ड्रिंक्स हैं वो मैं बिल्कुल नहीं लेता, चीनी मेरी लाइफ में नहीं है। तो अगर आप ये कर लेना तो आप मोटे नहीं होंगे। सही। अब ये अब चीज़ें आपने फॉलो करनी है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, अक्सर मैंने ये सुना है कि लड़कियां ज़्यादा इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हिट रहती हैं। आपका इसके बारे में क्या सजेशन है? आपको लगता है कि ये कोई डिफरेंस है, लड़कियां ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर लेती हैं या उनको ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं? आई थिंक ऐसा नहीं है। मैं इसको जो है वो इसको मैं समझता नहीं हूँ। देखिए, आपका काम अगर अच्छा है ना तो कोई फॉलो करेगा। कोई आपको फॉलो क्यों? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, आपके हाथ में फ़ोन है, आपके अंगूठे में ना टाइम, आपके अंगूठे में सब्र नहीं है, आप ऊपर करती रहेंगी। आपको स्क्रीन अगर आपने स्क्रीन अगर कोई किसी का कंटेंट अगर स्क्रीन आपकी रोक रहा है ना, इसका मतलब है कि उस कंटेंट में जान है। तो आपने अपने काम को ऐसे करना है कि आप स्क्रीन रोक दें अगले की। कंटेंट मैटर बहुत करता है। आपकी बात से मैंने ये अंदाजा लगाया। कैसे पता चलता है कि लोगों का इंटरेस्ट इस फूड में है, इस फूड में है, इसमें आपको रिव्यूज ज्यादा आए हैं तो इससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए, इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए? सो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ही टाइम के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी कौन सी चीज़ परफॉर्म कर रही है। सो पहले हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा आजकल पिज़्ज़ा खाया जाता है, पिज़्ज़ा, शवारमा, स्टेक्स ये खाए जाते हैं, बट नहीं, मैं आपको इससे उल्ट है। मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो लगाई एक नान टिक्की की। बिलीव मी, एक नान हाथ में पकड़ा, हमारे स्कूल का टाइम, उसके ऊपर टिक्की रख के मैंने बाइट लगा के वीडियो बनाई। मेरा ख्याल है कि उस पर मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। अच्छा, आपकी पर्सनल अपीयरेंस कितनी मैटर करती है? ऑब्वियसली आप अगर फूड ब्लॉगिंग कर रही हैं तो खाने के साथ साथ आपका वोकल, आप जो चीज़ें बता रही हैं लोगों को, आपका स्टाइल, ये चीज़ें भी क्या मैटर करती हैं? डेफिनेटली। मैं पहले ये करता था कि एक और टिप देता चलूँ कि मैं पहले ये करता था कि मैं जब स्टार्ट किया तो मैं बोलता नहीं था, मैं म्यूज़िक डाल देता था। सो म्यूज़िक इतना परफॉर्म नहीं करती जितना परफॉर्म जो है आपका एक्सप्लेन करना परफॉर्म करता है। अब ये हमारे पास टाइम कम है, बहुत सारी चीज़ें पूछना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको फिर इन्वाइट करेंगे और इन डिटेल बात करेंगे। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात नहीं बल्कि अब हमारी मंडे को मुलाकात होनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।